हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिया गया है जिस तरह 420 से संबंधित है उसी तरह 484 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो हमारा करने का अप्रोच क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो दो पेयर की संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ पे 400 और 20 है, ये कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, क्या लॉजिक इनके बीच लग रहा है। जो संबंध जो लॉजिक इनके बीच है वही संबंध लॉजिक हम लोग 484 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, अगर ध्यान से अगर आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो 400 से 20 कैसे हो सकता है। 400 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, अगर 400 का स्क्वायर रूट ले लेंगे ना तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 484 का अगर हम लोग क्या कर लें, स्क्वायर रूट ले लें तो क्या आ जाएगा, आपका 22 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 22 आएगा। और 22 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपका सीरीज से प्रश्न दिया गया है 2, 7, 27, 107, 427। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। ठीक है, जब भी सीरीज का प्रश्न मिले तो दो बातों का विशेष आप लोगों को ध्यान देना है। पहली बात ये देखना है क्या सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर इस सीरीज की बात करें तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है यानी बढ़ते क्रम में है। 2 के बाद बड़ी संख्या 7 आ रहा है, 7 के बाद बड़ी संख्या 27, 27 के बाद बड़ी संख्या 107, 107 के बाद बड़ी संख्या 427, तो 427 के बाद बड़ी संख्या आएगी। और दूसरी चीज़ ये देखना है कि जो लास्ट वाली संख्या है पहली संख्या का कितना गुना है। अगर यहाँ पे देखेंगे 427 तो तकरीबन 200 के आसपास गुना है, यानी बहुत ज़्यादा गुना है। अगर 30 से 40 गुना से ज़्यादा होता है ना तो इसका मतलब ये होता है कि उस सीरीज में कुछ ना कुछ गुणा हो रहा है और माइनस या प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख ले रहे हैं क्या हो रहा है। 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 7 आ जाए। अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आएगा और -1 कर देंगे तो 7 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। उसी तरह 7 में किसका मल्टीप्लाई कर दें, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 और -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 27 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 चौको कितना होता है, 108 होता है और -1 कर देंगे तो 107 आ जाएगा। सेम 107 में अगर हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 428 बनेगा और -1 करेंगे तो 427। आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहले 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है उसके बाद -1 हो रहा है। हर जगह यही प्रक्रिया हो रही है। तो 427 में भी सेम हम लोग यही करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और -1। जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1708 आ जाएगा और -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1707। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आपका आएगा, 1707। और 1707 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ मल्टीप्लाई करके 4 से देख भी सकते हैं। 4 चौको 16, 1600 यही हो गया और 20 चौको 80 और 7 चौको 28, यानी आपका कितना हो गया, तो 100, 108, 1600 और 208 कितना हो गया, 20 चौको 80, यानी कि 4 चौको 1600 ये हो गया। देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, 4 चौको 1600। ठीक है, डायरेक्ट करके देख लेते हैं। 4 7 28 कर 8 हासिल 2, 4 2 9 8, 2 10 कर 0 हासिल 1, 4 चौको 16, 1 17, 1708 आ गया। -1 किया तो कितना आ गया, 1707। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा 1707 आएगा। और 1707 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। फिगर काउंटिंग का प्रश्न दिया गया है। कोई भी ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें अगर रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है तो फिगर काउंटिंग का प्रश्न आता ही है। आपसे या तो त्रिभुज काउंट करवाया जाएगा, या तो वर्ग काउंट करवाया जाएगा, या तो आयत। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो त्रिभुज काउंटिंग का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है। तो हमारा करने का अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले हम लोग उस फिगर को काउंट करेंगे जो हमें स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 तो हमें त्रिभुज बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो ये बीच से इधर की आकृति और इधर की आकृति बिल्कुल समरूप है, एक जैसी है। तो हम इतना बोल सकते हैं कि अगर हम लोग एक साइड काउंट कर लेंगे कि कितने त्रिभुज हैं तो उतना ही आपका इधर होगा बगल वाले साइड में। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला आपका यहाँ पे एक और ये हो गया, इसी तरह इधर एक हो गया, 2 हो गया कि नहीं। सेम इसी तरह एक अपोजिट में इधर 3 हो गया। पुनः अपोजिट में इस साइड ले लेंगे तो एक 4 हो गया, 4 मिल गया हमें। और एक ये भी तो है ना, ये वाला एक 5, यानी टोटल हमें इस साइड कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो इधर भी कितना होगा, 5 होगा। 10 जोड़े थे, 5 5 10, यानी टोटल हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया।
अब देख लेते हैं दोनों का कंबाइन करके फिगर में कोई है क्या त्रिभुज। बिल्कुल है, यहाँ से यहाँ तक एक तो बनेगा ना, 20 एक 21, सेम इधर से इधर यहाँ तक बनेगा ना 21 एक 22, यानी इसमें टोटल कितने त्रिभुज है 22 है। 22 किसी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, बना लेते हैं ऑप्शन ए को, ऑप्शन ए को कर लेते हैं 22, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि एट बराबर 20 बैट बराबर 40 तो कैट किसके बराबर होगा। जब भी आपको किसी इस तरह का प्रश्न मिले कि पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट को किसी नंबर से कोड किया जाता है तो कुछ भी नहीं होता है, पूरा गेम प्लेस वैल्यू का होता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू का या तो क्या होगा, सम होगा, या तो प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होगा, या तो प्लेस वैल्यू के सम करके उसमें कुछ माइनस होगा या प्लस होगा, यही होता है और कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है, बार बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। आप एसएससी का सेट उठा करके देखेंगे तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है एसएससी का जिसमें कोई ऐसा सेट नहीं है जिसमें पूछा ना गया हो। सिंपल सी बात है, हमें पता है कि प्लेस वैल्यू से जाना है तो ए और टी के प्लेस वैल्यू को हम लिखते हैं। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है और टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है। ठीक है, इसको किसके द्वारा कोड किए, 20 के द्वारा। 20 और 1 को क्या ऐसे करेंगे तो 20 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बैट का देख लेते हैं, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 और टी का प्लेस वैल्यू 20। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 दूना 40, 40 यहाँ भी आ रहा है, यानी हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, कोड किया गया है। तो कैट में भी सेम कर लेते हैं, सी का प्लेस वैल्यू 3, ए का 1, टी का कितना होता है 20 होता है, तो 3 का में 3 और 3 से 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 3 60, यानी कैट को किस प्रकार कोड किया जाएगा, 60 के रूप में, और 60 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको 3 डायग्राम दिया गया है और तीनों डायग्राम में आपके 3 अंक दिए गए हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या है दिया गया है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा अंक आएगा। ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो 13 है, 24 है और 16 है। अगर हम 13 कैसे आ सकता है, 24 और 16 को ऐड कर देंगे तो भी 13 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, और जोड़ करके हाफ करेंगे तो भी नहीं आएगा, 20 आएगा। अगर घटा भी देंगे तो भी नहीं आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। यानी हम देख पा रहे हैं जोड़ने घटाने पर भी हमारा 13 बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे कुछ और गेम चल रहा है। ठीक है, ध्यान से अगर तीनों आकृति को देखेंगे ना, तीनों आकृति को, तो हो क्या रहा है, 13 से यहाँ पे 26 हो रहा है, यानी डबल हो रहा है। 26 का डबल अगर कर देंगे तो यहाँ 52 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। सेम यहाँ देखिए, 24 का डबल 48 और 48 का डबल 96 हो रहा है। 16 का डबल 32 और 32 का डबल 64 हो रहा है, यानी हमने जो ऊपर 52 लाया है यही हमारा राइट आंसर होगा, और 52 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा रेयर ही प्रश्न मिलता है, ऐसा रेयर ही प्रश्न मिलता है कि जो तीनों डायग्राम होते हैं ना उनका सहयोग लेकर के हम आंसर लाते हैं। नहीं तो जनरली होता क्या है कि जो पहला फिगर है इसमें क्या होगा कि तीनों संख्याओं में क्या होगा, कोई ना कोई प्रक्रिया बन करके इसमें से एक संख्या आ रही होगी 2 संख्याओं के सहयोग से, और सेम लॉजिक सेकंड आपके फिगर में लगेगा, वही लॉजिक हम लोग तीसरे आकृति में लगाते हैं। ठीक है, और आंसर लाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ गेम ही पूरा अलग है। यहाँ पे तीनों डायग्राम क्या है, एक मिक्स सीरीज की तरह है, तीनों डायग्राम का यूज करके हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 52 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरी करेगी। आपका दिया गया है, कुछ आपके अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि किस ऑप्शन को आपके खाली स्थान पे भरा जाएगा कि यह एक स्पष्ट सीरीज बनेगा। ठीक है, तो कोई नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सभी खाली और अल्फ़ाबेट को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 आ रहा है। या तो 3-3 का पेयर होगा या तो 4-4 का, तो हम लोग 3-3 का पेयर बना लेते हैं। सिंपली 3-3 का पेयर बना लेते हैं, 3-3 का हमने पेयर बना लिया। अब ध्यान से देखेंगे तो अगर हम लोग क्या कर दें, अगर ऑप्शन से अब जाते हैं, अगर ऑप्शन बी के ऑप्शन को भर करके देखते हैं तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएगा, यहाँ पे बी। स्पष्ट आप देख पा रहे हो कि ट्रिपल ए ट्रिपल बी, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या दिया गया है, दिया गया है आपका हैजा जिस तरह पानी से संबंधित है उसी तरह क्वेश्चन मार्क और मलेरिया कैसे संबंधित होगा हमें बताना है। ठीक है, अगर ध्यान से आप लोग देखने की कोशिश करें,
ध्यान से अगर आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो जो पहला नंबर प्रश्न था सेम वही प्रश्न है। अंतर इतना ही है कि वहाँ पे अंक दिया गया था और यहाँ पे क्या दिया गया है, शब्द दिया गया है। करने का सेम तरीका होता है। वही दो पेयर के हम शब्द को देखेंगे कि वो कैसे एक दूसरे से संबंधित है। सेम संबंध सेम लॉजिक हम लोग मलेरिया और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि आप लोग कि हैजा और पानी कैसे संबंधित है। तो दूषित पानी से क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो दूषित पानी से हैजा नामक बीमारी होती है। ठीक है, दूषित पानी से क्या होता है, तो हैजा नामक बीमारी होती है। उसी तरह जो मलेरिया होता है किससे होता है, मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया नामक रोग होता है मच्छर के काटने से। तो आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, मच्छर आ जाएगा और मच्छर किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित पासों का अध्ययन करें और 3 के विपरीत संख्या का पता लगाएं। 3 डाइस दिया गया है और 3 के विपरीत पूछा जा रहा है कि किस फलक पे आएगा। जब भी डाइस का प्रश्न मिले तो एक बार आप लोग डाइस को ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। अगर डाइस 1 और 3 को देखेंगे तो आप पा रहे होंगे कि संख्या 1 और 2 दोनों डाइस में कॉमन है। संख्या 1 और 2 दोनों डाइस में कॉमन है, तो आपका 3 और 5 जो संख्या है ना, ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत फलक पे हो जाएंगे। एक कंसेप्ट होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक कंसेप्ट होता है कि यदि किसी 2 डाइस के 2 फलक की संख्याएं कॉमन हो तो तीसरे फलक की संख्याएं ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यही यहाँ पे कंसेप्ट लगाया गया है। पहले डाइस में 1 भी है और 2 भी है, दूसरे डाइस में भी 1 और 2 है। तो 1 और 2 कॉमन है दोनों डाइस में, तो 3 और 5 क्या हो जाएगा, विपरीत फलक पे हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। 3 आपको शब्द दिए गए हैं, शिक्षक, गिटार और वादक, गिटार वादक और छात्र। इन 3 शब्दों से हमें एक डायग्राम बनाना है जो इन 3 शब्दों को रिप्रेजेंट करे। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो शिक्षक और गिटार वादक में कोई संबंध होता है क्या, बिल्कुल। कुछ शिक्षक ऐसे भी होंगे जो गिटार वादक होंगे, और गिटार वादक और छात्र में कोई संबंध होता है क्या, बिल्कुल। कुछ छात्र गिटार वादक भी होंगे, लेकिन शिक्षक और छात्र में कोई संबंध होता है क्या, नहीं होता है। तो बना लेते हैं, कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, शिक्षक यानी टीचर, और कुछ टीचर क्या होंगे, गिटार वादक, यानी कि गिटार जी भी कर लेते हैं गिटार वादक, और कुछ गिटार वादक क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे, तो यस कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित है, यानी कि क्वेश्चन दिया गया है आपका अल्फाबेट ए से जेड तक दिया गया है। इसी पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर जो है जी और क्यू के मध्य में है, यानी जी और क्यू के मध्य में कौन सा है। तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। जी और क्यू के मध्य की बात करें तो टोटल इनके बीच काउंट कर लीजिए कितने आपके अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं। यानी क्या होगा, एक तरफ 4 होगा, एक तरफ 4, यानी कि पाँचवा मिडिल में होगा। 1 2 3 4 5, यानी यल क्या है, इनके बीच में मध्य में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लक्ष्मण अपने घर के पश्चिम में 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। डायरेक्शन का प्रश्न है, पूरा प्रश्न मत पढ़िए क्योंकि आपको करते वक्त एक बार पढ़ना पड़ेगा। एक बात आप सभी को पता होगा, सिंपल सी बात है कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, यानी ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर आपका पूर्व, इधर पश्चिम। ठीक है, बोला है लक्ष्मण अपने घर से पश्चिम में 15 किलोमीटर जाता है, यानी कि इधर 15 किलोमीटर चला है। कोई बात नहीं, बना लेते हैं, यही तो पश्चिम है ना। ठीक है, फिर बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। यहाँ से बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया और 25 चला। यहाँ से पूर्व की ओर मुड़ गया और 25 चला। ठीक है, कोई बात नहीं, चला लेते हैं 25। और अंत में बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, तो ये 20 है, ये 20 है, तो इसके बराबर ही जाएगा। यही दूरी। अब पूछा है कि वह अपने घर से कितनी दूर है, तो इनिशियल में उसका घर ये था, अब यहाँ पहुँच गया है, तो यही तो दूरी निकालनी है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 15 है और यहाँ से यहाँ तक 25 है, तो 25 में से 15 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
कथन दिया गया है सभी पत्थर नदियां हैं, सभी नदियां कारें हैं और कुछ कारें ट्रेन हैं। सिलॉक्स का प्रश्न है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें अगर रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाए और सिलॉक्स का प्रश्न पूछा ना जाए, एक प्रश्न आता ही है। करने का तरीका, कथन से डायग्राम बनाएंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा निष्कर्ष स्टेटमेंट से कथन से निकाल सकते हैं। दिया गया क्या है, सभी जो पत्थर है ना, ठीक है, पत्थर को मैं एस से डिनोट करता हूँ स्टोन, सभी पत्थर क्या है, नदियां हैं, नदियां को मैं आर से डिनोट करता हूँ, ठीक है। सभी नदियां क्या हैं, कारें हैं, सभी नदियां क्या हैं, कारें हैं, कार को मैं सी से डिनोट करता हूँ, और कुछ कारें क्या है, ट्रेन है, ट्रेन को मैं टी से डिनोट करता हूँ, ठीक है। अब इसी पे हम लोग निष्कर्ष देखेंगे कौन सा सही है। पहला दिया है कुछ ट्रेन पत्थर हैं, कुछ ट्रेन पत्थर हैं क्या, नहीं है भैया, स्टोन यहाँ पे है और आपका ये यहीं तक ट्रेन है, तो नहीं है, गलत है। दूसरा क्या है, कुछ कारें पत्थर हैं, कुछ कारें क्या स्टोन है, बिल्कुल है, सभी जब स्टोन कारें हैं तो कुछ कारें भी इस पत्थर होंगी, यानी दूसरा राइट होगा। तीसरा क्या दिया है, कुछ ट्रेन नदियां हैं, कुछ ट्रेन क्या है, रिवर है, नहीं है ना, रिवर का यहाँ तक क्या है, इंटरसेक्ट किया ही नहीं है, तो यानी तीसरा भी गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।